Theory of omnibalancing, another new concept in international relations. ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है. द लास्ट वीडियो दैट आई मेड ऑन इनसिक्योरिटी डिलेमा. उस वीडियो में मैंने जिन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ किया उनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट्स को मैं इस वीडियो में भी यूज़ करूंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. थियरी ऑफ ओमनी बैलेंसिंग. ये जो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं ये सभी वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स से रिलेटेड है. दीज वीडियोस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू. If you attain an understanding on these topics, then this will boost your preparation and boost your performance in all the exams that are conducted in political science, be it UGC, NET, JRF or political science optional. और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी आपके सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है. Take the example of this particular topic of omni-balancing. Omni-balancing, this topic is related to the main topic that is present in your syllabus, the topic of balance of power theory. अगर आप बैलेंस ऑफ पावर थियरी को पढ़ रहे हैं तो आपको ओमनी बैलेंसिंग को समझना होगा. पर्टिकुलरली जब हम बैलेंस ऑफ पावर थियरी को थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ओवर देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी बैलेंसिंग. This phenomena of omni balancing is seen mainly in third world developing countries. So all these topics that are being discussed on this channel, they are important to you. They can help you in your preparation. Now, if you want more such videos on this channel on regular basis, and if you think that the videos that have already been made and the videos that are being made, these videos are helping you in any way, then do react to the videos and give your valuable feedback. Theory of omni balancing. This theory was developed by Stephen David in 1991. He developed this theory to explain the alignment choices and balancing strategies which were being adopted by leaders of third world countries during the Cold War period. Cold War के दौरान कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा, और जब मैं यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहता हूँ तो यहाँ पर मेरा मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़ से. मेरा मतलब है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो नई एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ इमरजेंस में आई, न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कलेक्टिवली रेफर टू देम डेवलपिंग कंट्रीज़, न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़. तो कोल्ड वॉर के दौरान कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा, कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के द्वारा, इन कंट्रीज़ में मौजूद कुछ लीडर्स के द्वारा ऐसे अलाइनमेंट चॉइसेस लिए जा रहे थे, ऐसे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे थे जिन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को, जिन अलाइनमेंट चॉइसेस को हम ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर थियरी के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. अगर आप ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर थियरी को यहाँ पर इन कंट्रीज़ में अप्लाई करें, देन जो प्रेडिक्शंस ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर थियरीज़ के द्वारा किए जाते हैं वो प्रेडिक्शंस इन कंट्रीज़ के सामने फेल हो रहे थे. ये कंट्रीज़ जो डिसीजंस ले रही थी, जिस तरह के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे थे, जिस तरह के अलाइनमेंट चॉइसेस इन कंट्रीज़ के द्वारा अपनाए जा रहे थे, ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन देम. आपको समझना है कि रियलिज्म के तहत दुनिया की हर कंट्री को, ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, रियलिज्म के तहत दुनिया की हर कंट्री को एक सिंगल यूनिफाइड यूनिटरी स्टेट की तरह देखा जाता है. ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिफाइड यूनिटरी स्टेट, जस्ट लाइक बिलियार्ड बॉल्स. सो ऑल द कंट्रीज आर ट्रीटेड लाइक बिलियार्ड बॉल. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कंट्री के भीतर जो घटनाएं घट रही हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, ये अज्यूम किया जाता है रियलिज्म में कि कंट्री की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, कंट्री के भीतर घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, दीज इवेंट्स दे डू नॉट अफेक्ट और दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ अ कंट्री. जब बात फॉरेन पॉलिसी को बनाने की हो, जब बात फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने की हो, तब पूरा का पूरा कंट्री एक सिंगल यूनिफाइड यूनिट की तरह बिहेव करता है, एक सिंगल यूनिफाइड यूनिट की तरह बिहेव करता है. दिस इज व्हाट इज द कोर असम्पशन ऑफ रियलिज्म. इसी असम्पशन से रिलेटेड एक दूसरा असम्पशन है जहाँ पर यह कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल सिस्टम में एक कंट्री के लिए, और ये जो कंट्री है हमने इस बात को एस्टैब्लिश किया दैट दीज कंट्रीज आर बिहेविंग लाइक सिंगल यूनिफाइड यूनिटरी स्टेट्स. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा उस कंट्री के बाहर लाई करता है. The threats that are present for a country lies outside that country. So the nature of the threat, nature of the threat that a country has to deal with, the nature of the threat is going to be external. All the threats are going to be external. This is another important core assumption of realism. तो जब भी एक कंट्री के द्वारा, और रियलिज्म के अकॉर्डिंग जब भी एक कंट्री के द्वारा फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं या किसी भी तरह के अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है, तो इन सभी डिसीजंस के पीछे, इन सभी स्ट्रैटेजीज़ के पीछे उस कंट्री का अल्टीमेट गोल ये होता है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उन एक्सटर्नल थ्रेट्स को रिमूव किया जाए, उन एक्सटर्नल थ्रेट्स को नलीफाई किया जाए, उन एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर किया जाए. दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट गोल बिहाइंड ऑल द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस दैट आर टेकन बाय अ कंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशंस. एक्सटर्नल थ्रेट को रिमूव करने का एक तरीका है बैलेंस ऑफ पावर. अ कंट्री विल अलाइन विद अदर कंट्रीज in order to balance the power of an external threat.
दिस इज द कोर लॉजिक ऑफ बैलेंसिंग पावर. कंट्रीज अलाइन करती हैं, अपने पावर को कंबाइन करती हैं, ताकि ये जो कंबाइंड पावर हो, इस कंबाइंड पावर की मदद से किसी एक्सटर्नल थ्रेट के पावर को बैलेंस किया जा सके. लेकिन रियलिज्म के ये जो कोर अजम्पशंस हैं जिन्हें मैंने अभी आपके सामने रखा, ये सभी कोर अजम्पशंस फेल हो जाते हैं व्हेन वी ब्रिंग इनटू द पिक्चर थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज. जब हम इन अजम्पशंस को डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन दीज अजम्पशंस दे स्टार्ट फेलिंग. सो व्हाट डू वी नीड, especially if we want to explain the foreign policy behavior of third world developing countries? We need new assumptions, we need new theories, and omni-balancing theory, it is one such kind of theory which is meant specifically, particularly to explain the behavior, the foreign policy behavior of third world developing countries during Cold War phase. सबसे पहले अगर आप इन developing countries को देखें, then these developing countries, these third world countries, they do not behave like a unitary state, a unified, single, unified, unitary state. They do not behave like billiard balls in international relations. International relations में ये third world developing countries billiard ball की तरह behave नहीं करती. They don't behave like unitary states, as it was assumed by realism. On the contrary, इसके विपरीत ये जो third world countries हैं, इन countries में मौजूद जो states हैं, these states are weak states. And the society present in these countries, the society is also divided. The state is weak and the society is weak. And it is because of these two reasons that the country is not able to behave like a single unit, like a unified unitary entity. इन्हीं दो रीजंस की वजह से ये जो कंट्रीज है ये सिंगल यूनिट की तरह बिहेव नहीं करती. अब क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज में मौजूद जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स वीक हैं, द स्टेट्स आर वीक, तो इन स्टेट्स को कंट्रोल करने वाले जो लोग होंगे, दैट मीन्स द रूलिंग एलीट, द लीडर्स हु विल कंट्रोल द स्टेट, हु विल कंट्रोल द गवर्नमेंट, द रूलिंग एलीट्स, दीज रूलिंग एलीट, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वीक. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दैट द elite, the leaders present in these developing countries, they will not enjoy absolute power. Their power are going to be challenged within the country. इनके पावर को, इन रूलिंग एलीट के पावर को कंट्री के भीतर भी चैलेंज किया जाएगा. There are going to be rival groups, there are going to be opposition, and there are going to be other rebel groups who would and who will definitely challenge the power of these ruling elites. लेकिन कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, लेजिटिमेटली कंट्री के स्टेट के ऊपर इन रूलिंग एलीट्स का कंट्रोल होगा, और इस वजह से कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी भी इन रूलिंग एलीट के द्वारा ही बनाई जाएगी, इन रूलिंग एलीट के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस दीज कंट्रीज आर गोइंग टू टेक. तो हमने इस बात को एस्टैब्लिश किया दैट स्टेट इन द डेवलपिंग एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दे आर वीक. द रूलिंग एलीट्स, देयर पावर इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, देयर पावर इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंज्ड बाय मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट विद इन दैट कंट्री. तो इस रूलिंग एलीट के द्वारा जब भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे, तो ये रूलिंग एलीट सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करने के लिए फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को नहीं लेंगे. इन रूलिंग एलीट के सामने एक्सटर्नल थ्रेट के साथ साथ इंटरनल थ्रेट्स भी मौजूद होंगे. द कंट्री एंड द स्टेट प्रेजेंट इन दैट कंट्री, इट विल बी कन्फ्रंटेड विथ टू टाइप्स ऑफ थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट. अगर आप ध्यान दें तो पिछले वीडियो में भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स की बात की थी. तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनके लीडर्स, इनके रूलिंग एलीट एक्सटर्नल थ्रेट भी फेस करेंगे और इंटरनल थ्रेट भी फेस करेंगे. तो डेफिनेटली जब इनके द्वारा कोई फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे, तो ये चाहेंगे कि ये अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट को ही बैलेंस ना करे, बल्कि इंटरनल थ्रेट को भी बैलेंस करे. इनके सामने दो टास्क होंगे कंट्री के लिए. जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, उन एक्सटर्नल थ्रेट को बैलेंस किया जाए, उन एक्सटर्नल थ्रेट के पावर को बैलेंस किया जाए. साथ ही साथ कंट्री के भीतर मौजूद जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, इन इंटरनल थ्रेट्स को भी बैलेंस किया जाए. एंड इंटरेस्टिंगली, इन कंट्रीज के जो रूलिंग एलीट होंगे, इनका फोकस एक्सटर्नल थ्रेट से ज़्यादा इंटरनल थ्रेट के ऊपर होगा, क्योंकि जो इंटरनल थ्रेट है, द इंटरनल थ्रेट प्रेजेंट विद इन द कंट्री, दे आर गोइंग टू चैलेंज द पावर ऑफ द रूलिंग एलीट विद इन दैट कंट्री. एज अ रिजल्ट, जब ये रूलिंग एलीट किसी कंट्री के साथ अलाइनमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, तो इन रूलिंग एलीट्स के द्वारा ये देखा जाता है कि इस अलाइनमेंट का फायदा क्या इन्हें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मिलेगा या नहीं. मतलब अगर आप एक कंट्री के साथ पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो क्या इस पार्टनरशिप की मदद से आप कंट्री के भीतर मौजूद जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, क्या उन इंटरनल थ्रेट्स को बैलेंस कर सकते हैं. यहां पर पावर बैलेंसिंग दोनों ही डायरेक्शन में हो रही है. जो थ्रेट्स या एनिमी स्टेट के बाहर है, उन्हें भी बैलेंस किया जा रहा है, और जो थ्रेट जो एनिमीज स्टेट के भीतर है, उनके पावर को भी बैलेंस किया जा रहा है. सो लीडर्स, you need to focus over here. You need to understand that leaders in third world developing countries, they would like to have
or they would prefer to have an alliance partner or a partnership with that country which will help these leaders to stay in power in their own country. ये जो लीडर्स हैं ये उन कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जो कंट्रीज़ इनकी मदद करेंगे इनके पावर को मेंटेन करने में, इनके कंट्री के भीतर ही इनके पावर को मेंटेन करने में जिन पार्टनर्स के द्वारा, जिन कंट्रीज़ के द्वारा इनको हेल्प किया जाएगा उनके साथ ही ये अलायंस बिल्ड करेंगे। तो इस तरह के पार्टनरशिप के थ्रू, इस तरह के अलायंस के थ्रू ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को भी बैलेंस करती हैं और अपने इंटरनल थ्रेट्स को भी बैलेंस करती हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज और अलाइनमेंट चॉइसेस दे आर कॉल्ड ओमनी बैलेंसिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस।